फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लास 9335 पर। आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर क्लास 12th केमिस्ट्री के जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी महत्वपूर्ण, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, टिप्पणियाँ और इनके बीच में जो भी नियम हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी देखेंगे, महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ भी देखेंगे और महत्वपूर्ण नियम भी देखेंगे। यानी कि इस पूरे वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का पूरा डिस्कशन करेंगे। इससे अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है आपका छूटना नहीं चाहिए। इस टारगेट से हम लेकर चल रहे हैं और इस वीडियो में इन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, इसमें पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, दूसरा है आपका विलयन, तीसरा है वैद्युत रसायन, चौथा है रासायनिक बलगत तथा हमारा 5वां चैप्टर है पृष्ठ रसायन। क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों के पास समय तो अब बिल्कुल नहीं बचा है, ऐसे में आपको करना है स्मार्ट स्टडी के साथ हार्ड स्टडी। हम आपकी वो हार्ड स्टडी कराने के लिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड पेपर आने वाला है वो आपके 70 मार्क्स का आएगा स्टूडेंट, नहीं आएगा 70 मार्क्स का आपका बोर्ड पेपर आ जाएगा। ठीक है, उसमें से आपको देखिए हर पेपर 100 नंबर का होता है 12th में। ठीक है, उसमें से आपको 30 नंबर कॉलेज यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल के होते हैं। उसमें आपके लगभग सभी के स्टूडेंट के प्रैक्टिकल खत्म हो गए होंगे, नहीं तो हो पाए तो उनके चालू होने वाले होंगे और कुछ के खत्म भी हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बात करेंगे कि इसमें 30 नंबर तो आपको कॉलेज निकाल दीजिए यानी कि आप प्रैक्टिकल के निकाल दीजिए, उसमें 70 नंबर बचे तो उसमें से आपको अच्छे से मेहनत करना है। उसमें से आपको कम से कम 60 या 65 नंबर लाना है नहीं लाना है, तब जाके आपका, अगर आपको कॉलेज में 30 में 30 मिलते हैं या 28-29 मिलते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर, अच्छी मेरिट बनेगी। तो इसी के टारगेट से हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ और महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को ना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों के सामने पहला हमारा क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित एकक सेल यानी कि एफसीसी। देखिए फलक केंद्रित एकक सेल को हम एफसीसी भी कहते हैं। फलक केंद्रित एकक सेल एफसीसी पर टिप्पणी करना है। फलक केंद्रक एफसीसी पर आपको टिप्पणी करना है। इसका एफसीसी का फुल फॉर्म होता है फेस, एफ फॉर फेस, सी फॉर सेंट्रल यूनिट सेल, फेस सेंट्रल यूनिट सेल। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसमें होता क्या है, देखिए इसकी हमने परिभाषा सबसे सरल तरीके से लिखी है और आपको समझाने के तरीके से लिखी है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जब अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर, हम आपको इसका चित्र भी दिखाएंगे, डायग्राम विद आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। जब अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर, जब अवयवी कण कहाँ हो, एकक कोशिका पर कोनों पर हो तथा प्रत्येक केंद्र पर उपस्थित हो, प्रत्येक केंद्र पर भी उपस्थित होता है। ठीक है, तब इसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, एफसीसी कहते हैं। समझिएगा, आप डायग्राम देखिए। देखिए पहले बात क्या कर रहा है, जब अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर, देखिए एक कोने 1 2 3 4 जो भी कोने हैं सभी कोनों पर उपस्थित हैं। ठीक है, हमने कोनों पर तो उपस्थित कर दिया तथा प्रत्येक केंद्र पर भी, इसमें देखिए हर जगह पर उपस्थित हैं अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो अब इसे एफसीसी यानी कि फेस सेंट्रल यूनिट सेल, इसके नीचे हमने भी लिख दिया है एफसीसी। देखिए आप कोई भी चित्र बनाएं तो उसके नीचे उस चित्र के बारे में जरूर लिख दें। इससे होता है कि देखिए ऐसा तो है ना, एग्जामिनर को पता नहीं किसका चित्र बनाए, लेकिन अगर आप अपनी जो वहाँ पर आपकी क्वालिटी है वो भी दिखा देंगे तो अच्छी बात होती है कि आपने एग्जामिनर को हर बात के बारे में, यानी कि उसको हर चीज़ के बारे में बता दिया है, तो एग्जामिनर समझेगा स्टूडेंट ने हर चीज़ अच्छे से पढ़ी हुई है। तो अगर आप ऐसे छोड़ देते, सोचा होगा उसने इस परिभाषा को याद कर लिया, तो इसीलिए आपको परिभाषा, उदाहरण अगर आप लिखते हैं या उसका आप कोई डायग्राम बनाते तो उसके नीचे लिख दीजिए इस चित्र किसका है। ठीक है, जैसे कि हमने एफसीसी का बनाया तो उसके नीचे एफसीसी लिख दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो जैसा कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक सेल। देखिए काय केंद्रित के नाम से भी कभी कभी आ जाता है और कभी कभी अंतः केंद्रित एकक सेल के नाम से आ जाता है, और ज्यादातर तो आता है बीसीसी और एफसीसी, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। बीसीसी बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। ठीक है, अब हम बीसीसी की बात कर लेते हैं। देखिए बीसीसी में क्या होता है, जब अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर तो होंगे तथा एक कण सेल के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। एक कण कहाँ पर होता है, सेल के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, यानी कि बीच में भी उपस्थित होता है, अतः इसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। देखिए इसका अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये है,
देखिए, जब अवयवी कण एक कोशिका के कोनों पर और एक कण है एक कोशिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। एक कण, यहां पर एक कण की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे भी हमने लिख दिया BCC, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। अब हम बात कर लेते हैं, आपके सामने एक डायग्राम बना है ECC, इंड सेंट्रल यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, इसकी अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे, आप डाल लेना इंड सेंट्रल यूनिट सेल, ठीक है, परिभाषा डाल लेना, या अंतःत केंद्रित एकक कोशिका आप डाल लेंगे। इसकी परिभाषा भी हम आपको बता दें, इस वीडियो में मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमें ध्यान आ गया कि इसकी आप समझ लीजिए, डायग्राम से समझ जा देंगे। देखिए, इसमें आप क्या लिखेंगे, जब अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर तथा किन्हीं दो विपरीत फलकों पर भी उपस्थित होते हैं तब इसे अंतः या अंतःत या ECC कहते हैं। जैसा कि हमने इसके चित्र के नीचे ECC लिख दिया हुआ है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है इंड सेंट्रल यूनिट सेल, ठीक है। आई होप ये तीनों परिभाषाएं अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है कि फ्रेंकल तथा साटकी दोष पर टिप्पणी कीजिए या टिप्पणी लिखिए, यानी कि फ्रेंकल दोष भी आपको बताना है और साटकी दोष भी बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष क्या होता है, फिर हम देखेंगे साटकी दोष क्या होता है, इनके उदाहरण देखेंगे, इनका हम चित्र देखेंगे, यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने हम करेंगे। तो देखिए, फ्रेंकल दोष क्या होता है, यह दोष एक आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो समझिए, ये दोष कौन सा यौगिक प्रदर्शित करते हैं, आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। इसमें छोटे छोटे कण, देखिए छोटे और 2 बार लिखा, तो इसका मतलब आप छोटे छोटे कण कण या आयन अपनी सामान्य स्थिति से हटकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं और आयन का अंतराकाशी स्थान, आयन की अंतराकाशी स्थिति ग्रहण कर लेते हैं, फ्रेंकल दोष कहलाता है। समझिए, इसमें क्या होता है, यौगिक कौन सा दोष प्रदर्शित करते हैं, आयनिक यौगिक दोष प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, धनायन या ऋणायन, इसमें छोटे छोटे आयन, देखिए इसमें छोटे छोटे आयन जो होते हैं, समझिए शुरू से, इस या दोष आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। इसमें होता है क्या, इसमें छोटे छोटे आयन, जो छोटे छोटे आयन होते हैं अपनी सामान्य स्थिति से हट जाते हैं, अपनी उनकी जो नॉर्मल कंडीशन होती है उससे हट कर जाते हैं और हटकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं, यानी कि किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे और वहां पर जाके उस आयन की अंतराकाशी स्थिति ग्रहण कर लेते हैं। और यह दोष कौन सा दोष कहलाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात कर लें तो ZnS, जिंक सल्फाइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड ETC मतलब इत्यादि। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, आप वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो दोनों दोष प्रदर्शित करता है, फ्रेंकल और साटकी, उसमें दे दिए होंगे, उसमें से आपको एक मिलेगा AgBr का। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड जो दोनों दोष प्रदर्शित करता है, फ्रेंकल भी और साटकी भी। अब हम इसका आपको डायग्राम दिखा देते हैं स्टूडेंट। तो जैसा कि देखिए, इसमें हर जगह पर अवयवी कण धनायन, देखिए यह योग आयनिक यौगिक प्रदर्शित करता है, यानी कि आयनिक यौगिक है, ठीक है। इसमें देखिए एक धनायन है अपना अंतराकाशी स्थान छोड़ दिया, यानी कि अपना स्थान सामान्य स्थिति से हट गया, सामान्य स्थिति से हटकर क्या करता है, अन्य कहीं पर चला जाता है और अन्य किसी का स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसा कि A पॉजिटिव की यहाँ पर बात हो रही है, A स्थान हट गया और कहीं अन्य जाके रुक जाएगा, किसी अन्य का स्थान ग्रहण कर लेगा, हट जाता है, ठीक है। तो इसे इस तरीके से आप डायग्राम बना देंगे, उसके नीचे लिख देंगे फ्रेंकल दोष। मैं बार बार क्यों कहता हूँ, आप डायग्राम के नीचे अवश्य लिखें, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो फुल नंबर तभी मिलेंगे अगर उस चीज़ का आपको डायग्राम पता है, उसके नीचे आप ये चीज़ लिख देते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर 2 नंबर का है या 4 नंबर का है, अगर आपका 0.1% तक नंबर नहीं कटेगा अगर आप पूरा अच्छे से लिखते हैं। क्योंकि अगर कॉपी में, यानी कि क्वेश्चन पेपर में दिया गया है ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, अगर आप उसके बारे में पूरा लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, तो ऐसा क्यों है कि आपके नंबर काटे जाएँ? क्या कारण है आपके नंबर कटे? कारण यही बनता है कि आपने, जैसे कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने ये चीज़ नहीं लिखी और डायग्राम अच्छा नहीं बनाया तो 1 नंबर काट दिया, परिभाषा लिखी है उसके अकॉर्डिंग दे दिया। फिर कभी कभी अगर आपने सब लिखा है, एग्जामिनर मजबूर हो जाता है आपको नंबर देने से, 100% पूरे नंबर देगी, ये ऐसा क्लियर होता है, हर एग्जामिनर यही काम करता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं साटकी दोष पर। देखिए स्टूडेंट, साटकी दोष के बारे में देखिए, साटकी दोष क्या होता है, इस दोष में धनायन या A पॉजिटिव या B निगेटिव प्रकार का आयनिक यौगिक समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, उसमें अन्य स्थान पर चले जाते हैं, इसमें तो बिल्कुल समाप्त, यानी कि लुप्त हो जाते हैं, और इसे साटकी दोष। इसमें देखिए AgBr इसमें भी आया, सिल्वर ब्रोमाइड, NaCl, KCl, ETC इत्यादि, लेकिन ए जो इसमें अन्य है वो इसमें अन्य है, लेकिन ये दोनों, ए वाला और ए वाला दोनों मैचिंग है, ठीक है, दोनों एक समान है। तो इसमें क्वेश्चन आता है, मैं फिर बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो धनायन, वो फ्रेंकल तथा साटकी दोनों दोष प्रदर्शित करता है। वहां पर आपको 4 कंपाउंड दिए होंगे, वहां पर आपको एक यौगिक ए वाला दिया होगा AgBr का, और इसका भी हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। देखिए उसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें तो अपनी साम्य स्थिति से हट रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए
देखिए यहाँ पर ए पॉजिटिव बी निगेटिव, देखिए ए तो आपको पॉजिटिव रखना, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव रखना, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव रखना है। लेकिन यहाँ पर ए पॉजिटिव जो है या धनायन या ऋणायन अपनी सामान्य स्थिति से हटकर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं, वो बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं, हटते नहीं, हटकर बिल्कुल लुप्त ही हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए अपने स्थान से ए पॉजिटिव हटा था और अन्य स्थान पर जा रहा था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मोलरता तथा मोल अंश या मोल अंश को ही मोल प्रभाज की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। मोलरता का भी, मोलरता यानी कि मोलरता, मोल अंश, मोल प्रभाज की परिभाषा तथा आपको सूत्र सहित लिखना है। तो आइए सबसे पहले मोलरता की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए मोलरता की परिभाषा, और इस पर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं बिलियन चैप्टर में। देखिए मोलरता क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर का कोई विलियन है, उसमें उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता, यानी कि इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता कहलाते हैं, ठीक है। 1 लीटर कोई विलियन है, उसमें ग्राम मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाएगी, हमारी मोलरता कहलाएगी। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है एम इक्वल टू W/m इंटू वी, और बी मतलब होता है आयतन, और वो किस में होना चाहिए, L फॉर लीटर में। अब हम लोग बात करते हैं मोल अंश की। देखिए मोल अंश क्या होता है। देखिए मोल अंश के बारे में अगर हम बात करें तो उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, एक चीज़ जाननी होगी। मोल अंश या मोल प्रभाज एक बात होती, कुछ किसी तरीके से आप आता है क्वेश्चन, तो उसको आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए मोल प्रभाज या मोल अंश में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या। यदि बिलियन में 4 घटक उपस्थित है, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के थ्रू, उसमें 4 घटक उपस्थित है, तो बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। आप इसके सूत्र से समझिएगा। देखिए बिलियन किससे मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से। देखिए बिलियन हमारा जो बना होता है विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो बिलियन में होगा तो उसमें विलय भी होगा, विलायक भी होगा। अगर हमें विलय के मोल प्रभाज निकालने या मोल अंश निकालने, तो हम क्या करेंगे, एक्स से। तो विलय के मोल बराबर हो जाएगा Na/Na प्लस NV, समझिए, विलय के मोल प्लस बिलियन में उपस्थित कुल मोल। देखिए विलय के मोल तो हमें ऊपर रखना है जो भी मोल दिए गए हों, लेकिन अब हमें क्या करना है, बिलियन में उपस्थित कुल मोल अपान बिलियन में उपस्थित विलय के मोल अपान बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाएगी। तो देखिए इसमें कुल मोल विलय, जो बिलियन होगा उसमें विलय भी होगा, विलायक भी होगा। तो विलय के मोल हमें निकालने हैं, तो विलय के मोल अपान विलय के मोल प्लस विलायक के मोल बराबर बिलियन हो जाएगा, और ऊपर विलय होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका सूत्र याद रखना है। अगर हमें विलायक के मोल निकालने तो उसमें विलायक के मोल अब कितने ऊपर हो गए, और विलायक के मोल प्लस विलय के मोल, तो ये भी बिलियन का मोल हो गया, ठीक है। इस चीज को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपको हमें कमेंट करके बताना है कि 4 क्वेश्चन जो भी हमने आपको पढ़ाए हैं आपको कैसे लगे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम समझाइए, इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए। देखिए हेनरी के नियम के बारे में, देखिए हेनरी का जो नियम है, हेनरी एक साइंटिस्ट है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है उसके आंशिक दाब के समानुपाती, समझिएगा, स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार आप लिखेंगे स्थिर ताप पर, इस ताप कैसा हो, स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है उसके आंशिक दाब के समानुपाती, उसका जो आंशिक दाब होगा उसके समानुपाती होती है। देखिए समझिए, सबसे सरल परिभाषा हमने स्टूडेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए अगर हम बात करें, यदि किसी गैस की द्रव में विलेयता यस है, कोई भी गैस है उसमें किसी गैस में द्रव की जो विलेयता है वो तो यस है, आंशिक दाब पी है, तब हेनरी का नियम से यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, ठीक है, समानुपाती होता है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको तैयार कर लेना, हेनरी के नियम को। अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग भी, तो हमें बताना है इसके उपयोग क्या होते हैं। देखिए इसके उपयोग देख लीजिए, उपयोग क्या होते हैं। सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थों के, यानी कि सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं उसमें CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए भी हम हेनरी के नियम का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, रुधिर में N2 की अधिक सांद्रता से के विषैले प्रभाव से बचने के लिए भी हम हेनरी के नियम का प्रभाव करते हैं, ठीक है। ये दो हमारे उपयोग महत्वपूर्ण। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, परासरण दाब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि परासरण दाब क्या है। देखिए दाब, परासरण मतलब दाब, दाब मतलब क्या, दाब लगाया जाता है किसी चीज़, और परासरण मतलब परासरण पर, परासरण दाब, दाब मतलब दाब होता है, परासरण मतलब परासरण, यानी कि परासरण पर दाब। तो समझिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। इसमें से क्या आपको इससे परिभाषा सरल क्या लाएं बताइए। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे ही परासरण दाब कहते हैं,
बहुत साधारण परिभाषा है, बहुत इजी परिभाषा है। जैसा कि अगर आप लोग समझिए, आप कोई 4 व्हीलर चला रहे हैं, मान लीजिए 4 व्हीलर चला रहे हैं, अगर 4 व्हीलर को रोकना है तो आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो वो 4 व्हीलर रुकेगी, ठीक है। तो उसमें हमने जो ब्रेक लगाई वो एक दाब लगाया, एक तरीके से समझिए, तो हमने जो ब्रेक लगाई तो गाड़ी रुकी। तो अब अगर हमें प्रासरण की क्रिया रोकनी है तो प्रासरण दाब लगा दें, प्रासरण की क्रिया रुक जाएगी, इसी को प्रासरण दाब कहते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, और 8वां क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में आप समझिए, इस परिभाषा को अच्छे से समझिए। देखिए, जब समान अथवा विभिन्न, समान हो या विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों को, देखिए जब समान अथवा विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों के, जो समान हो या विभिन्न प्रकार के जो विद्युत अपघट्य हैं उनके विलयन के नीचे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनको लगा देते हैं, और वो करते क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं वो रासायनिक ऊर्जा जो होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होते हैं। जो तंतु होते हैं तो तंतु को ही विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है या कहते हैं। तो ये सबसे सरल परिभाषा है स्टूडेंट, आप अगर किताब में उठा के देखें तो बहुत बड़ी परिभाषा ली हुई, लेकिन हमने शॉर्ट से शॉर्ट करके आपको बताई है, ठीक है। आई होप ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव की आपने परिभाषा कुछ भी पढ़ी हुई हो, लेकिन हमें उससे कोई मतलब, लेकिन हम अपने अंदाज में आपको परिभाषा मानक इलेक्ट्रोड विभव की पढ़ाएंगे। देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में अगर हम बात करें तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु के क्षण को, कोई भी धातु की क्षण है उसको क्या करते हैं, 25 सेंटीग्रेड ताप पर धातु के अपने ही रबड़ के ऐसे विलयन में जिसमें धातु आयनों की सांद्रता 1 मोलर रखी जाती हो, तो उसे जो विभवांतर उत्पन्न होता है इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझिए, फिर एक बार परिभाषा इसको समझ लीजिए। जब किसी धातु की क्षण को, कोई भी धातु है उसकी क्षण को 25 सेंटीग्रेड पर धातु के अपने ही रबड़ के ऐसे विलयन में जिसमें धातु आयनों की सांद्रता 1 मोलर रखी जाती हो, तो उसे जो विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा उसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आई होप ये परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसा कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोलराउस के नियम पर हमें टिप्पणी लिखनी है। कोलराउस का नियम, देखिए कोलराउस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था, समझिएगा नियम। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनकी अनंत तनुता पर हमें मोलर चालकता अगर ज्ञात करना है तो उसको ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। यानी कि कोलराउस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, दुर्बल वैद्युत अपघट्य अगर कोई है तो उसकी हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम प्रतिपादित कर दिया जिसे हम कोलराउस का नियम के नाम से हम जानने लगे। ठीक है, ये नियम था, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। जैसा कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है कि समाकलित वेग समीकरण की परिभाषा दीजिए। यानी कि जो समाकलित वेग समीकरण होता है उसकी हमें परिभाषा देनी है। देखिए, समाकलित वेग समीकरण की परिभाषा, समाकलित समझिएगा वह गणितीय समीकरण जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की मोलर सांद्रता के बीच संबंध बनाता हो स्टूडेंट, वह गणितीय समीकरण, ऐसा गणितीय समीकरण आप कहेंगे जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक, जो अभिक्रिया का वेग होगा तथा अभिकारक के मोलर सांद्रता के बीच जो संबंध बनाता हो उसे समाकलित वेग या इसे वेग समीकरण कहलाता है। समाकलित वेग समीकरण या वेग समीकरण कहलाता है। कभी कभी वेग समीकरण के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन परिभाषा आपको यही लिखनी है। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। देखिए, प्रथम कोटि की वह
अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इससे सरल परिभाषा नहीं हो सकती है, ठीक है, ये सबसे सरल परिभाषा है, समझिएगा। वह अभिक्रिया, वह ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती, यानी कि ऐसी अभिक्रिया है जिसका जो वेग है वो केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक लिखिए या समीकरण लिखिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण कुछ इस प्रकार से है, के बराबर के मतलब वेग स्थिरांक के 2.303/T log a/-x, ठीक है। ये आपको समीकरण इसका याद रखना है, ये समीकरण बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस पर आप ट्रिपल स्टार बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, तो स्टूडेंट जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है वो है अधिशोषण किसे कहते हैं। देखिए अधिशोषण के बारे में बात करते हैं कि अधिशोषण हम किसे कहते हैं। देखिए अधिशोषण क्या होता है, अगर आप जैसा कि आप परिभाषा समझिए फिर हम आपको इसका उदाहरण समझाते हैं। किसी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ की ओर आकर्षित होना और उस पर बने रहना, उस पर आकर्षित होना और उस पर हमें क्या करना है, बने रहना अधिशोषण कहलाता है। यह एक सतही घटना है। आप समझिए आपके घर में फ्रिज होगी, फ्रिज नहीं है तो आपने कभी कभी ना कभी कोल्ड ड्रिंक पेप्सी यानी कि पी होगी, ठीक है, कोई भी आप पेप्सी पीते हैं, लेकिन जिस समय अगर वो शॉपकीपर यानी कि जो दुकानदार होता है वो आपको जिस समय बोतल निकाल के देता है उस समय बोतल के ऊपर कुछ इस तरीके से बूंदे बूंदे दिखाई देने लगती हैं कि नहीं। देख आप हमें सच बताना, देने लगती हैं या नहीं देने लगती हैं, यस या नो में हमें कमेंट में बताना, ठीक है। तो वहाँ पर जो बूंदे होती हैं वो अधिशोषण की घटना के कारण ही हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। शोषण क्या ही है, किसी पदार्थ का किसी पदार्थ की ओर किसी अन्य पदार्थ की ओर आकर्षित होना तथा उस पर बने रहना एक अधिशोषण कहलाता है। और ये कैसी घटना है, एक सतही यानी कि सतह पर होती है, एक सतही घटना है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए 14 क्वेश्चन नंबर क्या है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है उत्प्रेरक कहलाते हैं। देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे या रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। देखिए उत्प्रेरक के प्रकार भी बहुत होते हैं, जैसे धनात्मक यानी कि पॉजिटिव उत्प्रेरक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं और कुछ उदासीन यानी कि न्यूट्रल भी। धनात्मक होते हैं वो बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक होते हैं वो घटा देते हैं, और जो होते हैं उदासीन या न्यूट्रल होते हैं वो किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करते हैं, अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव नहीं डालते हैं, ठीक है। तो ये थे उत्प्रेरक के बारे में कुछ डिस्कशन आपका सामने। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट समांगी उत्प्रेरण के बारे में अगर हम बात करें, समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं, समझिएगा जब उत्प्रेरक और अभिकारक परस्पर क्या करते हैं, मिलकर एक समांग मिश्रण बना लेते हैं। कौन कौन, उत्प्रेरक मिलेंगे और अभिकारक मिलेंगे, परस्पर मिल जाएंगे और एक समांग मिश्रण बना लेते हैं, तो उत्प्रेरण जो बनता है उसे समांग उत्प्रेरण कहलाता है। उससे जो उत्प्रेरण बनता है वो समांग उत्प्रेरण। अगर हम बात करें उत्प्रेरक मिल गया और क्या मिल गया, अभिकारक, मिलकर परस्पर एक क्या बना लेते हैं, समांग मिश्रण बना लेते हैं, ठीक है, उसे ही समांगी मिश्रण का। अगर आप उदाहरण से समझिए, आपने H2SO4 का बनाने की चेंबर विधि में क्या करते हैं, हम SO2 और O2 की क्रिया सहयोग कराते हैं। सहयोग मतलब क्रिया करके SO3 बनता है। देखिए SO3 मिल गया और हमारा कोई एक, इसी को हम समांग मिश्रण कहते हैं। S+O2 चेंज इंटू SO2 प्लस O2 चेंज इंटू SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसकी बैलेंसी यानी कि अभिक्रिया संतुलित भी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ब्राउनी गति पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि ब्राउनी गति पर आपको टिप्पणी करना। देखिए ब्राउनी गति का जो आविष्कार किया था यानी कि खोज की थी या इसकी डिस्कवरी की थी वो हमारे एक अंग्रेज वनस्पति वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इस चीज़ को आप मेंशन करेंगे अच्छे तरीके से अंडरलाइन के अंदर, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, क्योंकि इससे आपकी जो एग्जामिनर सोचेगा आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। ब्राउनी गति का आविष्कार अंग्रेज वनस्पति वैज्ञानिक जो थे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। और इसमें उन्होंने क्या किया, जब किया था तो उन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी इन्होंने एक विलयन लिया, उसमें देखा कि कोलाइडी कण निरंतर टेढ़े मेढ़े इधर उधर गति कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी दिशाओं में गति करते देखा, तो इस घटना को इन्होंने ब्राउनी गति नाम दे दिया। ब्राउन तो वैज्ञानिक थे, इन्होंने घटना के बारे में बात की तो इन्होंने क्या किया, अपने नाम से ही ब्राउनी गति का नाम दे दिया। देखिए इस तरीके से आपने बुक में चित्र पढ़ा होगा। इसमें देखिए कोलाइडिक कण जो है इधर उधर जा रहे हैं, इस तरीके से इसको एक चित्र के रूप में बता दिया गया है। ऐसा लग रहा है स्टार का इसके अंदर बने हुए हैं। ब्राउनी गति का आविष्कार अंग्रेज वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको पता ही है। और इन्होंने देखा कि कोलाइडी कण जो होते हैं उसमें कोलाइडी विलयन में निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति से इधर उधर गति कर रहे थे। इन्होंने उसे ही टेढ़ी मेढ़ी गति को ही उन्होंने क्या कह दिया, ब्राउनी गति कह दिया।
ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। और आप इसके नीचे मैंने फिर बताया कि चित्र अगर आप कोई बनाते हैं तो उसके नीचे उसका नाम लिखना ना भूलना। चित्र जो है किसका है, ब्राउनी गति का है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वर्ण संख्या की परिभाषा लिखिए गोल्डन नंबर पर। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई परिभाषा है तो स्वर्ण संख्या की परिभाषा है, और बोर्ड एग्जाम में कई बार एक परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुकी है, और सबसे ज़्यादा चांसेस भी इस परिभाषा के आने के रहते हैं। और ब्राउनी गति का आविष्कार हो गया, ब्राउनी गति के बारे में क्वेश्चन हर तरीके से आ जाता है, कोलराउस का नियम भी कई तरीके से आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, लेकिन हमने जो परिभाषा बताई वो आपको परिभाषा नहीं भूलनी है। ठीक है, देखिए स्वर्ण संख्या क्या होता है, स्वर्ण संख्या की परिभाषा में लिखेंगे द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, कोई द्रव स्नेही कोलाइड है, और द्रव स्नेही कोलाइड को हम रच्छी कोलाइड भी कह सकते हैं। क्या स्टूडेंट कह सकते हैं, रच्छी कोलाइड भी कह सकते हैं। मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml 10 मिलीलीटर सोने के कोलाइडी विलयन का 10% NaCl में होने वाले स्कंदन को रोक दे, स्वर्ण संख्या कहलाती। फिर समझिए, द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड या इसे हम रच्छी कोलाइड भी कह सकते हैं कि मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml मिलीलीटर सोने के कोलाइडी विलयन के सोने का जो कोलाइडी विलयन के 10% NaCl में होने वाले स्कंदन को रोक दे, उसे हम स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण टिप्पणियां, परिभाषा, नियम भी डिस्कस किए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि हम इसी तरीके से हो सकता है कि आप लोगों के लिए हम इससे भी अच्छा वीडियो आगे लेकर आएँ, लेकिन हम आपकी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से कराएंगे, फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कराएंगे, और आपकी बायोलॉजी की तैयारी ऑलरेडी हम करा चुके हैं। हमारे चैनल पर आप जाइएगा, फिलहाल हमने हर सब्जेक्ट की तैयारी करा दी है, लेकिन हम उससे भी अलग आपको कुछ तैयारी कराने के लिए करंट में क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।